Hello guys, welcome back to the session. So today we are going to discuss about the NCERT exercise questions of our first chapter, force and pressure. Okay, so let's quickly get started with this session. Welcome back. आज के सेशन में हम NCERT क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में NCERT क्वेश्चंस हैं वो सब हम कवर करने वाले हैं. ठीक है, सो आज का जो टास्क है वो है क्वेश्चन एंड आंसर्स. इसका मतलब अब ये टास्क आपको करना है और अपने आप को एक तरीके से एग्जामिन करना है. यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ कि आपने अभी तक इस पूरे चैप्टर में कितना समझा है, और उसका एग्जामिनेशन यहाँ होगा. जब आप इन क्वेश्चंस को देख रहे हो, सुन रहे हो, तो मेक श्योर कि आप इन क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में लिखो और ट्राई करो इनका आंसर लिखना. ठीक है, और उसके बाद आप रिलेट कर सकते हो मेरे आंसर से कि whether your answer is correct or not. Fine. So let's quickly get started. See the first question. Give two examples each of situations in which you push or pull to change the state of motion of objects. So आपको पुरानी चीजें याद करनी पड़ेगी जो आपने इनिशियल फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्योंकि ये पहला जो क्वेश्चन है ये हमारे फर्स्ट लेक्चर से रिलेटेड है, isn't it? So याद करिए, ऐसे दो एग्जाम्पल्स बताना है आपको उन सिचुएशन के जहां पे पुश और पुल करने से क्या होता है, चेंज, मतलब स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आता है. यानी अगर कोई चीज भाग रही है तो वो रुक जाती है, तो ये क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, isn't it? So ऐसा कोई दो एग्जाम्पल बताओ आप. So अगर आपको इसका आंसर आता है, so you write down in your notebook. ठीक है, और हम यहाँ पे डिस्कस भी करते हैं और आप रिलेट कीजिए. एग्जाम्पल्स तो कई हो सकते हैं, बस आप ये समझिए कि हाँ मुझे इस तरीके का आइडिया आया या नहीं. ठीक है, ये आपको एनालाइज करना है. फाइन. सो लेट्स सी एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशंस इन व्हिच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ओके, सो पुल सिचुएशन में पहला देखते हैं. इन ऑर्डर टू ओपन अ ड्रॉअर we have to pull it, and this action changes the state of motion of the drawer. बताइए कितना आसान सा और कितना इंटरेस्टिंग सा चीज है. अब आप जब घर का ड्रॉअर खोलते हो, ये एग्जांपल हमने जब लेक्चर हम कर रहे थे पहला वाला, उसमें भी डिस्कस किया है, isn't it? So वहां पर भी हमने ये बात किया कि जब हम जो ड्रॉअर है वो बंद है इनिशियली, और उसको जब हम खोलते हैं, यानी हम जब उसे पुल करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है कि हम पुल कर रहे हैं और वहां पर स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ रहा है. यहाँ पर इनिशियली वो रेस्ट पे रहता है, लेकिन हम खोल के उसे मोशन में ला रहे हैं, isn't it? So आपको ये समझना है कि when you're opening the drawer, then you're changing the state of motion of the drawer. है कि नहीं? So ये था हमारा पहला पुल वाला सिचुएशन. अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए. To draw water from the well, the rope is pulled. This action changes the state of motion of the bucket. अब ये वाला एग्जांपल भी वही है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. देखो, हमने जो भी चीजें पहले डिस्कस की उन्हीं में से अगर आप सब चीजें याद रखोगे अच्छे से, अगर आपने समझा होगा, तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान होने वाले हैं. ऑब्वियस सी बात है, जो चीजें हम पढ़ते हैं उसी पे क्वेश्चंस आते हैं. सो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको एग्जांपल बताने हैं कुछ सिचुएशन के, तो आप वही जो एग्जांपल हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं वो डाल दीजिए. अब यहाँ पर देख लीजिए, वो जो हमने बात किया था कि एक कुआं है, वेल है, जहां से हमें पानी, मतलब बकेट डाल के पानी निकालना है रोप के मदद से. So in that case, what we are doing? We are pulling the bucket. Okay, initially पानी डाल रहे हैं, bucket डाल रहे हैं, और उसके बाद पानी को उस रोप की मदद से लेकर आ रहे हैं, isn't it? So what is happening over here? The action changes the
स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बकेट। आई बात समझ में? तो ये था भाई पुल सिचुएशंस। अब बात करते हैं हमारा पुश सिचुएशन का। ठीक है, वहां पे भी देख लीजिए, पहला वही वाला एग्जांपल, अ फुटबॉल इज पुश्ड बाय द फुट ऑफ अ प्लेयर, दिस एक्शन चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉल। ठीक है, वही एग्जांपल, यू हैव टू जस्ट एनालाइज कि हमने क्या एग्जांपल्स वहां पर बात किया था। फुटबॉलर वाला हमने एग्जांपल देखा था कि एक फुटबॉलर एक बॉल को जो इनिशियली रेस्ट पोजीशन पर रहता है, उसको जब किक करता है तो वो रेस्ट पोजीशन से अब मूव हो चुका है, अब वो बॉल मूव हो रहा है, यानी रेस्ट से अब वो मोशन में आ चुका है, तो हुआ ना उसका चेंज। सो ये था हमारा पहला एग्जांपल पुश सिचुएशन। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू चेंज द प्लेस ऑफ अ हेवी बॉक्स फ्रॉम वन रूम टू अनदर वी हैव टू पुश इट। अब मान लीजिए आपकी मम्मी ने बोला कि भाई बेटा जाओ, एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है, उसको एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करो। सो आप कैसे करने वाले हो? यू हैव टू पुश। अब बहुत भारी होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत हैवी होता है, तो यूजुअली हम वही करते हैं, हम उसे पुश करते हैं, उसको धक्का देते हैं। सो व्हेन यू आर डूइंग दैट, यू आर एक्चुअली चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन। ओके, इनिशियली वो रेस्ट पे था वो बॉक्स, अब आप उसे धक्का देके उसे मूव करवा रहे हो, तो उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आया। इनिशियली रेस्ट था, अब वो मोशन में आ चुका है, यानी वो अब मूव होने लग गया है, फिर वापस वो आके रुक जाएगा अगर वो दूसरे रूम में ट्रांसफर हो जाएगा। Isn't it? तो यही होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, when we are pushing, we are actually, because of this action, we are changing the motion of the box. Fine. तो ये था हमारे कुछ एग्जाम्पल्स। आई होप कि आपको ये आइडिया आया होगा और आपने ये चीजें नोट डाउन की होगी। ठीक है, तो अब मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन। So, see the second question. Give two example of situation in which applied force causes a change in shape of an object. अब बात यहाँ ये हो रही है कि आपको कोई दो एग्जाम्पल्स देने हैं जहां पर आप ये देख सकते हो कि फोर्स अप्लाई होने के वजह से, ध्यान से सुनिए, फोर्स अप्लाई होने के वजह से चेंज इन शेप, यानी किसी ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज आ रहा है। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स, आप कितने भी एग्जांपल्स लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर दो ही कहा है, तो दो सोच लीजिए और लिख देना। देखिए यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया है, when we stretch the rubber band then its shape is changed। ऑब्वियस सी बात है, आप एक रबर बैंड ले लीजिए और उसको आप स्ट्रेच कीजिए पहले, फिर वापस से छोड़ दीजिए, तो आप क्या देख सकते हो वहां पर कि उसके शेप में चेंज आ रहा है। Isn't it? So, जब आपने फोर्स अप्लाई करके उसे खींचा और उसके बाद जब आपने उसको रिलीज कर दिया, तो आप देख सकते हो कि आपके फोर्स अप्लाई करने के बाद उसके शेप में चेंज आया है। Isn't it? तो जब आप ये एग्जाम्पल करते हो तो इससे आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि अच्छा, फोर्स अप्लाई करने के वजह से शेप में चेंज आता है। Isn't it? You can get that conclusion from there. Fine. अब आप दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। The shape of the plastic bottle changes by squeezing it. अब यूजुअली हम यही करते हैं जब हम मान लीजिए कोई सॉफ्ट ड्रिंक या कुछ पी लेते हैं, लेट्स से पेप्सी का हमने बॉटल खरीदा, उसे पिया और उसके बाद हम क्या करते हैं, उस बॉटल को स्क्वीज कर देते हैं और फेंक देते हैं। Isn't it? So initially वो अपने एक शेप में रहता है, लेकिन जब आप उसको स्क्वीज कर देते हो तब क्या होता है, उसका शेप जो है वो चेंज हो जाता है ना। एकदम से वो ऐसे मरोड़ देते हो, आप उसको स्क्वीज कर दे रहे हो तो वो एकदम पतला सा हो जाता है। Isn't it? So what is happening over there? और आप कैसे स्क्वीज कर रहे हो, यू आर अप्लाइंग फोर्स। ओके, जब आप किसी बॉटल पे जोर से फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो क्या हो रहा है, वो अपना शेप चेंज कर रहा है। So there you can observe that when you are applying force, there is change in shape.
तो ये थे भाई 2 एग्जाम्पल हमारे इस क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपको अगर कोई और एग्जाम्पल ध्यान में आया है तो आप वो लिख लीजिए। ठीक है, देयर इज नो इश्यू कि मेरा जो 2 आंसर यहाँ पर मेंशन्ड है वो और आपके आइडिया सेम होने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। कितने भी एग्जाम्पल, मतलब कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ठीक है, नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है। अब इसमें क्या है कि आपको उस क्वेश्चन को देखना है और जो भी ब्लैंक है उसे फिल करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश एट द रो। अब समझने की कोशिश कीजिए, जब हमको पानी ड्रॉ करना होता है वेल से तो हमको क्या करना पड़ता है, वी हैव टू डैश एट द रो। हम उस रोप की मदद से क्या करते हैं, ये कॉन्सेप्ट किसका है, फोर्स एंड प्रेशर का। तो यहाँ पे बात फोर्स से रिलेटेड होगा, और फोर्स में हमने क्या पढ़ा था, पुश और पुल के बारे में। सो हमको क्या करना पड़ता है, उस रोप को खींचना पड़ता है। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पुल्लिंग। सो यहाँ पर आंसर है वी हैव टू पुल दैट रोप। ओके, पुल एट द रोप, ये है हमारा पहला आंसर। ठीक है, let's see the next question. A charged body dash an uncharged body towards it. अब समझिए इस क्वेश्चन को, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे फोर्सेस से रिलेटेड उसको ध्यान में लाइए। ओके, एंड यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि एक चार्ज्ड बॉडी एक अनचार्ज्ड बॉडी को क्या करता है, 2 चीजें होती हैं, अट्रैक्ट और रिपेल। सो एक चार्ज्ड बॉडी एक अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, isn't it? So the answer is attract. I hope कि आप ये सारी चीजें नोट डाउन कर रहे हो, because these are very important. आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है जो हमेशा आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए। फाइन, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी पार्ट देखिए, to move a loaded trolley we have to dash it। अब समझिए इस क्वेश्चन को, अगर हमको एक लोडेड बहुत भरा हुआ पूरी सामान से भरा हुआ एक ट्रॉली है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, either we have to pull or we have to push, या हमें उसे मतलब अपनी ओर खींचना होगा या उस पर धक्का मारना होगा, कुछ भी हो सकता है, isn't it? Now, see the fourth part of this question. The north pole of a magnet dash the north pole of another magnet. अब इसे ध्यान से सुनिए, नॉर्थ पोल एक मैग्नेट का क्या करता है, नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। अब जब 2 मैग्नेट के नॉर्थ पोल्स को साथ में लाया जाए तो क्या होता है, अट्रैक्ट होगा या रिपल होगा। याद रखिए उस पॉइंट को, मतलब यू हैव टू रिमेम्बर दोस थिंग्स कि हमने बात किया था, अगर लाइक पोल्स हैं देन दे विल रिपल ईच अदर, isn't it? And unlike poles will attract each other. ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है नॉर्थ पोल एक मैग्नेट का और नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट का, तो दोनों तो सेम ही है, लाइक पोल्स आर रिपलिंग ईच अदर, सो यहाँ पर आंसर होगा रिपल। फाइन, तो ये था हमारे 4 फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। चलो भाई ये भी हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now look at the fourth question. An archer stretches her bow while taking aim at the target. She then realizes the arrow which begins to move towards the target. Now, based on this information, fill up the gaps in the following statements using the following terms. और क्या terms यहाँ पर दे रखा है, muscular, contact, non-contact, gravity, friction, shape, attraction. अब इन्हीं में से कुछ ऐसे आपके आंसर्स है जो ये ब्लैंक्स में फिल करना है आपको। ठीक है, सो क्वेश्चन को पढ़िए, उसे अच्छी तरीके से समझिए और उसके बाद इन सब में से आपको चूज करना है कि कौन सा वाला जो वर्ड है वो करेक्टली फिट हो रहा है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
See the first question. To stretch the bow, the archer applies a force that causes a change in its dash. अब समझिए इस क्वेश्चन को. जब वो अपने बो को स्ट्रेच कर रहा है तो क्या हो रहा है, वो फोर्स अप्लाई हो रहा है, isn't it? The archer is applying force. और जब फोर्स अप्लाई हो रहा है तो किस चीज में चेंज आ रहा है? Try to understand. जब एक आर्चर पूरा फोर्स अप्लाई कर रहा है इन ऑर्डर टू स्ट्रेच द बो, तो उस वहां पर आप एक चेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं और वो चेंज शेप में आता है. फाइन. सो देयर इज चेंज इन इट्स शेप. नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन. द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जांपल ऑफ डैश फोर्स. अब ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. जब एक आर्चर को अपने बो को स्ट्रेच करना है, यानी वो क्या है, एक बॉडी पार्ट की बात हो रही है, उसे स्ट्रेच करना है और वो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसके लिए. सो हम कौन से फोर्स में ये चीज देख सकते हैं? ऑब्वियसली इट इज मस्कुलर फोर्स, इजंट इट? इसमें तो किसी तरीके का डाउट ही नहीं आना चाहिए, इजंट इट? क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि फोर्स इज अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो, और यहाँ पर मस्कुलर फोर्स ही एक ऐसा फोर्स है जहां पर हम इस तरीके का देख सकते हैं एग्जांपल, है कि नहीं? सो द आंसर इज मस्कुलर फोर्स. फाइन. नाउ सी द सी बिट. द टाइप ऑफ फोर्स व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो. समझिए इस बात को. ऐसा कौन सा फोर्स है which is responsible for the change in state of motion of the arrow? और ये किस फोर्स का एग्जाम्पल है? हमने बहुत सारे फोर्सेस की बात की जहां पे हमने दो तरीके के फोर्सेस को देखा, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. रिमेम्बर? सो अभी आपको ये बताना है कि ये जो एग्जाम्पल की बात की है ये किस में आएगा, कॉन्टैक्ट फोर्सेस या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस? कॉन्टैक्ट फोर्सेस, राइट? Yes, the answer is contact forces. Okay, the force which is responsible for changing the state of motion of the arrow is an example of contact forces. क्योंकि जब वो contact में आता है, okay, that time only we can see that a force is acting, muscular force act हो रहा है, और muscular force contact force के अंडर आता है, isn't it? So finally we can say that it is an example of contact force. Okay. Now see the D bit. While the arrow moves towards its target, the forces which are acting on it are due to dash and due to dash of air. So यहाँ पर दो चीजें हैं जो आपको समझनी है कि नहीं? यहाँ पे पहला चीज ये है कि जब वो एरो अपने टारगेट की ओर मूव कर रहा है तो ऐसा कौन सा फोर्स है जो उस पर एक्ट कर रहा होगा. सो अगर आप पुरानी जो भी बातें हमने की थी, जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया था, उसे रिकॉल करें, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हर ऑब्जेक्ट इस पूरे यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं सब पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है जो अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, isn't it? So यहाँ पर भी जब वो एरो मूव हो रहा है अपने टारगेट की ओर, then gravitational force is the force which is acting on it. ठीक है? तो ये तो था आपका पहला ब्लैंक. अब दूसरे ब्लैंक को समझिए. And that due to dash of air. So and that due to friction of air. है कि नहीं? फ्रिक्शन की जरूरत तो पड़ेगी ही. So those are the two things. Fine. So इस तरीके से हमने अपना फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया. ठीक है? Now see the fifth question. यहाँ पर आपके अगेन 4 बिट्स हैं और आपको समझना है इसे. In the following situations, identify the agent exerting the force and the object on which it acts. State the effect of the force in each case. So आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है
और आपको एक और चीज मेंशन किया गया है यहाँ पर, स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस। ठीक है, सो पहला देखते हैं, स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। तो आप एक नींबू ले लीजिए और उसको निचोड़िए। Okay, when you are doing that in order to get the juice of lemon, so that time which type of force you are applying? अपनी पूरी ताकत लगा के आप क्या कर रहे हो, अपने नींबू को निचोड़ रहे हो. So in that case you are applying your force, and which force is that? Your muscular force, isn't it? So देखिए यहाँ पर, we make a muscular force to extract the juice of the lemon by squeezing it, and as a result the shape of the lemon gets changed. है कि नहीं? अब जब आप उसको निचोड़ोगे तो उसके शेप में चेंज आता है कि नहीं? ऑब्वियसली आता है. सो यहाँ पर कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हो आप? जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तब आपके मसल्स, योर मसल्स आर एक्टिंग, so that is nothing but your muscular force. Okay, because here your muscles are coming into action. आई बात समझ में? तो इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस को भी आंसर करना है. Okay, see the next one. Taking out paste from a toothpaste tube. अब आप जब ब्रश करते हो तो टूथपेस्ट निकालते ही होगे टूथपेस्ट ट्यूब से. सो उस टाइम पर कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हो? अगेन इट इज अ मस्कुलर फोर्स, है कि नहीं? और कौन सा फोर्स देख सकते हो आप जब निकाल रहे हो टूथपेस्ट को टूथपेस्ट ट्यूब से, सो ऑब्वियसली आप उसको प्रेस कर रहे हो, इजंट इट? सो जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आपके ये जो मसल्स है, दे आर कमिंग इन एक्शन, बिकॉज ऑफ दैट ओनली यू आर एबल टू अप्लाई दैट फोर्स, isn't it? So your muscles are coming into action, and hence you can say that you are applying muscular force. आई बात समझ में? Now see the third one. Now try to understand this question. A load suspended from a spring while its other end is on a hook which is fixed to a wall. अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ होगा क्या कि जो सस्पेंडेड लोड है दैट विल बी एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द स्प्रिंग. ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, वो जो स्प्रिंग है दैट विल बी पुश्ड डाउनवर्ड. ओके, सो बिकॉज ऑफ द फोर्स व्हिच इज एक्सर्टिंग ऑन द स्प्रिंग एंड इट पुशेस द स्प्रिंग डाउनवर्ड्स. सो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जब स्प्रिंग जो है वो नीचे की ओर आ रहा है तो उसके शेप में चेंज आ रहा है. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब एक स्प्रिंग पे आप मतलब क्या हो रहा है कि फोर्स अप्लाई हो रहा है, isn't it? So उसके वजह से क्या हो रहा है कि it is getting pushed downward, and because of that there is a change in shape. ठीक है, तो यहाँ पे शेप में चेंज आता है. Fine. So understand this carefully. Okay, and note down this. Okay. Now last one we have an athlete making a high jump to clear the bar at a certain height. अब ये आसान सा क्वेश्चन है, आई होप कि आप समझ गए होंगे इसका आंसर. अब भाई इतना हमने एग्जाम्पल की बात की है तो ऑब्वियसली बात है ये तो आपको समझ आ ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स थे जिनका सेम आंसर था. जी हाँ, यहाँ पर भी मस्कुलर फोर्स ही अप्लाई होगा. सो आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि जब वो एथलीट हाई जंप कर रहा है उस टाइम पर क्या होता है कि वो अपने पूरी ताकत लगा के हाई जंप करेगा, isn't it? So there the muscles are playing the major role, and hence we can say that muscular force is the one which is acting. ठीक है? So this was all about fifth question. Let's move on to the next question. So see the sixth question. A blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tool. How does the force due to hammering affect the piece of iron? अब इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए. A blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tool. So the blacksmith uses his muscular force while hammering a hot piece of iron.
ये बात तो क्लियर है कि वो अपनी पूरी मस्कुलर फोर्स लगा रहा है ताकि वो उस आयरन पीस को हैमर से मार सके. Now the muscular force changes the shape of iron so that it can be given the desired shape. आई बात समझ में? यानी किसी लोहे के एक टुकड़े को नया सा आकार देने के लिए हमें सबसे पहले उस लोहे को गर्म करने के बाद उस पे हैमर से मारना पड़ता है. ओके, तभी तो हम उसको मार मार के एक नया सा शेप दे सकते हैं. मान लीजिए कि कोई इरेगुलर शेप में है तो उसको प्रॉपरली बार बार गर्म करने के बाद उसको हैमरिंग करने से उसको कोई स्पेसिफिक शेप, क्यूब या क्यूबॉइड ऐसा शेप दे सकते हैं. आई बात समझ में? So this was about the 6th question. Now see the 7th question. An inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth. It was found that the balloon sticks to the wall. What force might be responsible for the attraction between the wall and the balloon? अब ये सोचने वाली चीज है. आपने ये क्वेश्चन ऑलरेडी समझ लिया होगा अगर आपने वो लास्ट क्लास के एक्टिविटी को समझा होगा. लास्ट क्लास इन सेंस जो लेक्चर में हमने कुछ फोर्सेस के बारे में पढ़ा था. ट्राई टू रिकॉल. तो वहां पे हमने कुछ ऐसा ही सिमिलर सा एग्जाम्पल किया था. एक बलून को लेकर उसको अपने हेयर के पास ले जाके रब कराना. रिमेम्बर? सो उसी तरीके का कुछ ये भी है. सो व्हेन द बलून इज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल और उसके बाद आप उसको एक पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ से रब करा रहे हो, देन you will observe कि that balloon is actually sticking to the wall. वो wall से चिपकने लग रहा है. Now, यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा है कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? Which force is responsible for that? So try to recall. We have discussed this कि इस केस में क्या होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट जैसे कि बलून था उसे रब कर रहे हैं तो उसको रब करने का मतलब ये है कि हम उस बॉडी को चार्ज कर रहे हैं. ओके, सो व्हेन वी आर रबिंग इट हैज बिकम अ अनचार्ज्ड से अ चार्ज्ड बॉडी. ओके, व्हेन वी आर रबिंग इट हैज बिकम अ चार्ज्ड बॉडी. आई बात समझ में? इनिशियली वो अनचार्ज्ड था लेकिन हमारे रब करने की वजह से वो चार्ज्ड हो चुका है. और जब हम इस चार्ज्ड बॉडी को एक अनचार्ज्ड बॉडी के पास ले आते हैं तो क्या होता है वहां पर? They will attract each other. Okay, so ये सारा कॉन्सेप्ट हमने कहाँ पढ़ा था? A charged body attracting an uncharged body in electrostatic forces, right? So yes, the answer for this is electrostatic forces. That forces are responsible for attraction between the balloon and the wall. ठीक है? So ये था हमारा 7th क्वेश्चन. देखिए कितने अच्छे से सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं. Now see the 8th one. Name the forces acting on a plastic bucket containing water held above the ground level in your hand. Discuss why the forces acting on the bucket did not bring a change in its state of motion. अब ये सवाल भी थोड़ा अगर ध्यान से समझोगे तो इजीली समझ आ जाएगा. ठीक है, बस बात ये है कि आपको उन वर्ड्स को जो भी वहां पे दिया है यानी उस सेंटेंस को प्रॉपरली समझना है. बाकी आंसर में कुछ नहीं रखा है, बस उस क्वेश्चन को समझना है तो आंसर आसानी से आ जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा कौन सा फोर्स है जो एक्ट कर रहा है जब आप एक प्लास्टिक बकेट को उठाते हो. ठीक है, यानी मान लीजिए कि आपके घर में एक प्लास्टिक बकेट है जिसमें पानी भर के रखा हुआ है. अब आपकी मम्मा ने क्या कहा कि आप वो जो बकेट में पानी रखा है वो थोड़ी दूरी पे रखा है, आप उसे ले आइए. ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसको उठाओगे और उठाने के बाद उसको लेकर आओगे. सो व्हेन यू आर lifting that water, I mean the bucket which is filled with water, then what is happening? कौन सा फोर्स वहां पर एक्ट कर रहा है? सो आप वहां पर क्योंकि बकेट को उठा रहे हो,
ओके, सो योर मसल्स आर कमिंग इनटू एक्शन. सो हम ये कह सकते हैं कि वहां पर मस्कुलर फोर्स एक्ट कर रहा है, isn't it? तो यहाँ पर एक तो बात ये हो गया कि हमारा मस्कुलर फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हम जब उसे उठा रहे हैं, बकेट को उठा रहे हैं, तो हम मस्कुलर फोर्स अब्सॉर्ब कर सकते हैं. पर उसके साथ साथ आप ये भी नोटिस कर सकते हो कि कभी भी हम कोई चीज को ऐसे उठा रहे, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट पर, नॉर्मली इस पूरे यूनिवर्स में हम अगर बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी ओर खींचती है, isn't it? So यहाँ पर भी वही होगा, जब आप उस बकेट को उठाते हो अपना मस्कुलर फोर्स लगाकर, तब ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करता है, जो ट्राई करता है कि उस बकेट को अपनी ओर खींच सके. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स ट्राइज टू पुल द बकेट टुवर्ड्स द ग्राउंड. आई बात समझ में? ना यहाँ पर एक और चीज पूछी गई है. फोर्सेस का तो समझ आ गया कि ठीक है, मस्कुलर फोर्स एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से हम उसे उठा पा रहे हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अपनी ओर खींचने का ट्राई कर रहा है. नाउ द क्वेश्चन इज, डिस्कस व्हाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. अब इसे समझिए, ऐसा क्यों हो रहा है. तो बात ऐसी है ना कि जब आप मस्कुलर, मतलब जब आप उस बकेट को लिफ्ट कर रहे हो तो मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है, और नीचे से उतना ही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई हो रहा है. सो एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की ओर खींच रहा है. सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो इक्वल फोर्सेस हैं जो एक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में. सो इसकी वजह से क्या हो जा रहा है कि जो नेट फोर्स हमारा आता है ना, वो हमारा जीरो हो जा रहा है. दे आर गेटिंग नलिफाइड, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली we can say that there is no change in the state of motion. आई बात समझ में? Now look at the ninth question. A rocket has been fired upwards to launch a satellite in its orbit. Name the two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad. अब इस क्वेश्चन को समझिए कि यहाँ पर बात हो रहा है कि a rocket has been fired upward to launch a satellite in its orbit. ठीक है, तो जब ये हो रहा है तो ऐसे कौन से दो फोर्सेस होंगे जो उस रॉकेट पे एक्ट कर रहे होंगे immediately after leaving the launching pad. So इस तरीके से समझिए, जब एक रॉकेट लॉन्च हो रहा है, यानी जब वो ऊपर की ओर मूव हो रहा है, सो ऑब्वियसली एक फोर्स होगा जो उसे नीचे की ओर खींचेगा, एंड दैट इज नथिंग बट आवर ग्रेविटेशनल फोर्स. सो ग्रेविटेशनल फोर्स तो पक्का एक्ट करेगा, जो ट्राई करेगा कि जो रॉकेट ऊपर की ओर मूव हो रहा है उसे मैं नीचे की ओर पुल करूं. So there will be a gravitational force which will be acting, which will be pulling it towards it, okay, in the opposite direction. ठीक है, तो ये तो पहला है. Another we have the force of friction due to the Earth's atmosphere, which opposes its motion. यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ये चीज मेंशन की. So ये हमारे दो फोर्सेस हैं जो वहां एक्ट करेंगे. ठीक है, now let's move on to our final question. Okay, so look at the 10th question. When we press the bulb of a dropper with its nozzle kept in water, air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles. यानी जब हम जो ड्रॉपर है उसके बल्ब को प्रेस करते हैं, ओके, और उसका जो नोजल है दैट इज केप्ट इन वाटर, पानी में डाला हुआ है. ठीक है, सो वहां हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो एयर प्रेजेंट है उस ड्रॉपर में, दैट विल ट्राई टू एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. ठीक है, बबल्स के फॉर्म में वो हवा उधर से निकलने की कोशिश करता है. फाइन. नाउ वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑन द बल्ब, तब क्या होगा कि वाटर विल गेट filled in the dropper. So once you are releasing the pressure on the bulb, then the water is getting filled in the dropper. Now the question is, the rise of the water in the dropper is due to what? See the options.
pressure of the water, gravity of the earth, shape of rubber bulb और atmospheric pressure. So हमने last class में ही discuss किया था. It's atmospheric pressure. Atmospheric pressure is nothing but the pressure exerted by it, isn't it? So यहाँ पर क्या हो रहा है? Due to the atmospheric pressure, there is a rise of water in the groundwater. क्यों? When all the air escapes from the nozzle, उस क्यों का आंसर देखिए. When all the air which is escaping from the nozzle, the atmospheric pressure is the one which is acting on the water, which forces the water to fill the nozzle of the dropper. आई बात समझ में? इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए, you will get your answer. कि यहाँ पर कौन सा इन चारों में से ऑप्शन सही बैठ रहा है. So it's atmospheric pressure. Fine. तो ये थे हमारे 10 NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो हमने पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट कर लिया है. So by this we have completed our first chapter. This is the ending of our first chapter. Okay. I expect कि आपने हर चीज एक चीज जो भी हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट से लेके क्वेश्चंस तक सब अच्छे से समझा होगा और नोट डाउन भी किया होगा. Okay. Because this session was completely based on examining yourself. आपको यहाँ पर ये एनालाइज करना था कि आपने कितना सीखा है इस चैप्टर से. Fine. So that's all from my side. See you in the next video. Have a good day. Thank you.